नमस्कार साथियों। मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी यानी जेवीवीएनएल लाइनमैन के बैच के लिए जो मटेरियल है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, वो मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी लड़के नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको आज ये क्लास अच्छी लगे, मैं आपको बोलता हूँ कि ये पूरा मटेरियल जो है वो इस चैनल पर मिलेगा ही, उसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसकी सीरीज में अलग से जो थ्योरेटिकल मटेरियल होगा उसको कराने के बाद पर डे करा दिया करूँगा, जिससे कि आपका कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया है वो सारा मटेरियल जब आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हो। और हाँ, ये एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मेरा मटेरियल रहता है पढ़ाने का, वो आपको 99% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएगा। ये अभी नहीं, इससे पहले मेरे जो ऑफलाइन बैच हुए हैं उनमें भी मैंने काफ़ी सारा मटेरियल जो दिया था स्टूडेंट के लिए वो पूरा का पूरा आता है। तो वो पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे ऊपर छोड़िए, बस आप टाइम दीजिए, पढ़िए टाइम निकाल के। और हाँ, जो क्वेश्चन सीरीज में लेके आऊँ उसको सॉल्व करना या उसको देखना मत भूलिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन जो पुराने लड़के हैं उनको कुछ क्वेश्चन यदि नए मिलते हैं तो अपने पुराने जो नोट्स हैं उनमें उनको ऐड कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, क्या क्या मटेरियल उसमें पढ़ना है। उसके बाद जो उसकी क्वेश्चन सीरीज आएंगी वो आपको देखना है और क्वेश्चन सीरीज में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं पूरा सॉल्यूशन सहित उन क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कराऊंगा, उनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उनको भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आज हम केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, और उसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्लियर? चलिए, जो भी लड़के अभी देख रहे हैं कृपया करके इसका लिंक शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और जो अभी किसी को नहीं पता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी गंभीर सर पढ़ाने लग गए हैं वापस आपको टाइम निकाल के, क्योंकि काफ़ी लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा टाइम निकाल के। अब आपको पता ही है कि ड्यूटी में कुछ टाइमिंग ऐसा रहता नहीं है फिक्स टाइम की कब ड्यूटी है, तो मैं आपके लिए एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मटेरियल जो मैं दूंगा उसमें से क्वेश्चन आने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको केवल टाइम निकाल के पढ़ना है। क्लियर? चलिए, आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें क्या क्या पूछे जाते हैं। अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इसमें आपको एक पार्ट पढ़ना होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी। बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें एक एसी थ्योरी पढ़ते हो और डीसी थ्योरी। इसमें एसी मशीन भी आती हैं। एसी मशीन में जैसे अपना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मशीन। डीसी मशीन जब आप पढ़ोगे तो उसमें डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। क्लियर? और इसके अलावा बेसिक में हम और क्या पढ़ते हैं, अपनी अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं। प्रत्यावर्ती धारा जिसे बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी करंट को बोलते हैं दिष्ट धारा। क्लियर? ये आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा विद प्रैक्टिकल। जैसे आप प्रैक्टिकली याद हो जाता है ना कोई चीज़, तो रटने मैं कोई भी चीज़ आपको रटने के लिए नहीं बोलूँगा। रटने से क्या कितने दिन याद रहोगे, ठीक है, लेकिन हमें लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, वो सारी चीज़ आपको कवर कराई जाएगी बेसिक में। उसके अलावा बेसिक में पूरा मशीन वगैरह यहाँ मैंने बता दिया, एसी डीसी मशीन हम इसमें सब पढ़ेंगे। उसके बाद पावर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, वो इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड पार्ट क्या पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या रहेगा अपना मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर। जो लड़के पहले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से आईटीआई जो है थोड़ा ऐसे ही किया है, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको पूरा मटेरियल करा दूंगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पर बोर्ड पर सब समझ में आ जाएगा। और ये आपको जैसे आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हो वो सेम आपको इमेज के साथ पढ़ाया जाएगा। कुछ अगर एनिमेशन होंगे तो उसके द्वारा समझाया जाएगा। पूरा समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके बाद इन्वर्टर, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा डीपली नहीं, मतलब जो आपसे रिलेटेड जो रहता है। जेई वगैरह के जो बैच होंगे उसमें तो खैर पूरा इन्वर्टर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आईटीआई वालों को बोल देता हूँ दिष्टकारी, आप पढ़ते हो हिंदी में इसको बोलते हैं रेक्टिफायर को दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। क्लियर सभी को? ये आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम और क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा पढ़ेंगे हम सेल, बैटरी। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, सेल, बैटरी। एक अपना सब्जेक्ट रहेगा ईएमआई। ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, वैद्युत मापन एवं उपयंत्र, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के उपयंत्र पढ़ोगे। उस उपकरण का यूज कहाँ कहाँ है वो सारी चीज़ पढ़ोगे। क्योंकि पिछली बार जब मैंने बैच में दिया था तो ईएमआई के काफ़ी क्वेश्चन उसमें से फंसे थे और जो दिया था एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि अब की बार भी मेरा जो पढ़ाया हुआ मटेरियल है वो पूरा JVNL के बैच में जो भी लड़के पढ़े उनको पूरा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए और उनको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज कि बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो है उसमें एक अपना होता है एसी। एसी का जितना भी बेसिक मटेरियल है वो मैं आज करा देता हूँ आपको। एसी में, एसी इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। एसी को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। अब ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्ट, अल्ट का मतलब होता है परिवर्तन। इसका दो अर्थ है, प्रति आवर्ती। प्रत्यावर्ती को क्या बोलते हैं? प्रति आवर्ती। तो आपने इस तरह की वेव फॉर्म पढ़ी होगी, इस तरह से देखा है। अब देखिए ये जो तरंग आपको दिख रही है प्रत्यावर्ती तरंग, इसमें इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र और इसको बोलते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। ये 0 से 180 तक का जो रहता है इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक अर्धचक्र। और जो नीचे वाला 180 से 360 तक जो रहेगा उसको बोलते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अर्धचक्र। और ये दोनों अर्धचक्र जब मिल जाएंगे यानी कि 0 से लेकर 360 तक, तो ये अपना पूर्ण चक्र हो जाता है, एक पूरा साइकिल हो जाता है। अब ये पूर्ण चक्र बना कहाँ से, कैसे बना, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। जो एसी जो बनती है, एसी बनती कहाँ से पहले तो ये पता होना चाहिए। एसी जो है बनती कहाँ से वो पता होना चाहिए। एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक, अपना है कि एसी बनती कहाँ से। तो
जनरेटर सबने पढ़ा है, अल्टरनेटर सबने पढ़ा है। अल्टरनेटर जनरेटर जो होते हैं इनका काम क्या होता है? क्या चीज़? अल्टरनेटर और जनरेटर। अल्टरनेटर जिसे हम प्रत्यावर्तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक बोलते हैं। ये जो प्रत्यावर्तक होता है, क्या चीज़? प्रत्यावर्तक क्या बनाता है? एसी बनाता है। क्या बनाता है? एसी बनाता है। एसी बनाता है। कौन बनाता है एसी? अल्टरनेटर एसी सप्लाई बनाता है। कैसे बनाता है समझिए कि ये मैं मान लेता हूँ ये अल्टरनेटर की शाफ्ट है। क्या है? शाफ्ट। और ये एन और एस क्या है? जो वाइंडिंग है उसमें पोल, पोल बोलते हैं ध्रुव को। पोल किसको बोलते हैं? ध्रुव को बोलते हैं। तो एक उत्तरी ध्रुव हुआ, एक दक्षिणी ध्रुव हुआ, इसमें इसको बोला जाता है चालक। तो हम क्या पढ़ते थे कि यदि कोई चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसकी एक समीकरण पढ़ते थे, E बराबर -N dϕ/dt। अब -N क्या होता है वो समझ लीजिए। यानी कि E है विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एन क्या होती है? कुंडली में चालक तार की संख्या। एन क्या होती है? कुंडली में चालक तार की संख्या। फाई क्या होता है? फ्लक्स, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो dϕ/dt का मतलब होता है फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन। टी है समय, तो फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन। अब ये समय के साथ कैसे हो रहा है? जब हम इस चालक की बात कर रहे हैं, ये वाला जो चालक है ये जब गति कर रहा है क्लॉकवाइज घूमता है। जनरेटर की जो शाफ्ट है वो कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। ये जो गति कर रहा है तो ऐसे एक्सिस होती है, यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 360 ऐसे होता था। तो ये जो गति कर रहा है तो ये जो वाइंडिंग है, इस तरह से जो वाइंडिंग है, इसके चालक को ये क्या करेगा? काटेगा। काटेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। तो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किसके विपरीत है? देखो लेंज ने एक नियम दिया था, वो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बता देता हूँ कि जो भी चीज़ जिसके कारण उत्पन्न होती है वो उसी का क्या करती है? विरोध करती है। ये किसका नियम था? लेंज का नियम था। किसका? लेंज का। तो अब जो ईएमएफ उत्पन्न हुई है वो किसका विरोध कर रही है? देखो ये जो चालक है ये गति कर रहा है, ये फ्लक्स यहाँ पे कट रहा है चालक के द्वारा, क्योंकि चालक जो है ये शाफ्ट जो है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब वो चालक शाफ्ट घूमेगी तो उसकी क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी। ये मैंने चतुर्थांश में आपको बताया। वैसे घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये काटेगा, और काटेगा तो फिर क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें समय के साथ साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा, और इस तरह से ईएमएफ उत्पन्न होगी। क्या होगी? ईएमएफ उत्पन्न होगी। क्लियर? चलिए इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि अपना इसी बोर्ड पर बाकी का मटेरियल भी हम समझेंगे। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। क्लियर? तो ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है, यानी कि हम क्या बोल रहे थे? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। ये ईएमएफ है, इस ईएमएफ को हम इस तरह से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये जो मैंने तरंग बनाई है कि जब ये शाफ्ट 180 यानी आधा चक्र घुमाएगी तो इस तरह से ईएमएफ उत्पन्न होगी। जब पूरा चक्र बनाएगी तो ये होगी। यानी कि अगर आपके अल्टरनेटर ने एक चक्र पूरा कर लिया तो आपकी जो वोल्टेज है वो यहाँ से एक चक्र पूरा कर लेगी। अब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, यदि 1 सेकंड में अल्टरनेटर एक चक्र लगा रहा है, 1 सेकंड में एक चक्र लगा रहा है, तो वोल्टेज जो बनेगी वो भी कितनी चक्र लगाएगी? एक चक्र लगाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में यदि वो 10 चक्र लगा रहा है तो ये वाली जो ये जो वोल्टेज बन रही है, इस तरह के ऐसे कितने सेम चक्र हो जाएंगे? 10 चक्र हो जाएंगे। तो जितने 1 सेकंड में अल्टरनेटर चक्कर लगाएगा,
यानी अल्टरनेटर की जो शाफ्ट चक्र लगाएगी वही चक्र वोल्टेज के होंगे, और वही वोल्टेज के होंगे तो इसी तरह से जो आवृत्ति होगी वही सेम क्या होगी, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। अब हम बोलते हैं कि भारत में जो मानक आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। क्या है भारत में मानक आवृत्ति, क्या है एसी सप्लाई की, एसी की बात कर रहे हैं हम, एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति क्या है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब जो अल्टरनेटर है जो वोल्टेज बना रहा है वो इस तरह के कितने चक्र लगा रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने चक्र लगा रहा है इस तरह के 50 चक्र लगा रहा है। कितने लगा रहा है ऐसे 50 चक्र लगा रहा है। तो आवृत्ति कितनी हो गई 50 हर्ट्ज हो गई। यहाँ तक सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ गया हुआ, मैं इस तरह की उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आवृत्ति आपकी कंप्लीट। कि आवृत्ति जो होती है वो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या होती है। तो आवृत्ति की जो परिभाषा होगी वो आवृत्ति की डेफिनेशन क्या होगी कि अल्टरनेटर के द्वारा या प्रत्यावर्तक जिसे आप बोलते हो, अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक, वो 1 सेकंड में कितने चक्र लगा रहा है उन चक्रों की जो संख्या होगी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। तो चक्र कौन से, पूर्ण चक्र, फुल साइकिल, उनकी जो संख्या होगी वही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में एसी की मानक आवृत्ति क्या है, मानक बोलते हैं स्टैंडर्ड को, किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड को। तो भारत में एसी सप्लाई की जो मानक आवृत्ति है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है 50 हर्ट्ज। क्लियर। यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि भारत में जो मानक आवृत्ति है वो कितने हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज है। क्लियर सभी को। चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ लिया वोल्टेज, दूसरा पढ़ा एसी में फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। अब 3 टर्म्स जो होती हैं, एक होता है प्रतिरोध, दूसरा होता है प्रेरकत्व और तीसरा होता है संधारित्र। अभी हम पहले एसी कंप्लीट करेंगे उसके बाद डीसी थ्योरी पर चलेंगे। ठीक है। अभी आज हमने जो स्टार्ट किया है वो एसी थ्योरी स्टार्ट किया है, एसी थ्योरी और उसके बेसिक पॉइंट। जो भी लड़के पुराने हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने लड़कों को जोड़ोगे, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। उनको मैं वो मटेरियल पूरा दे दूंगा अच्छे ढंग से करा के, जिन्होंने आईटीआई में एक भी दिन कॉलेज नहीं गए, उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको एज ए प्रैक्टिकल में यहाँ पे सब करा के दूंगा। क्लियर। अभी एसी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसकी मैं 2 से 3 क्लास लूँगा, उसके बाद फिर मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज कराऊँगा। क्वेश्चन सीरीज काफ़ी बड़ी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तभी आपको मालूम होगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। क्लियर। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं आर से, क्योंकि आर यानी कि रेजिस्टेंस, अंग्रेजी में प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यानी कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। तो प्रतिरोध होता क्या है कि किसी चालक पदार्थ का, चलिए इसको थोड़ा अपन दूसरा मार्कर ले लेते हैं। प्रतिरोध होता क्या है कि चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में, जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से।
इसका क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। क्या चीज़? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो प्रतिरोध की इकाई हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। और इसको प्रदर्शित इस तरह से किया जाता है। प्रतीक पूछेगा तो प्रतीक भी ध्यान रखना, ये हो गया प्रतीक और ये प्रतिरोध की क्या हो गई? ओम इकाई है। क्लियर? ओम को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब प्रतिरोध के बारे में और क्या क्वेश्चन होंगे वो हमें समझना है। क्लियर? चलिए, एक होता है अपना ओम का नियम। क्या होता है? ओम का नियम। अभी ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम क्या है? ओम जो है, ओम यानी कि जो आप प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हो, उसका एक नियम दिया था कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं बोले तो ताप, दाब, क्षेत्रफल, ये नियत हो। नियत का मतलब है कांस्टेंट। जैसे कि समझ लो, एक कोई एसी सप्लाई स्रोत ले लेते हैं इस तरह से। एसी सप्लाई स्रोत ले लिया, यहाँ पे ये कोई तार है, तार, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा। इसको हमने ले लिया आर। ये सप्लाई हो गई वी। सपोज मैंने बोल दिया वी बराबर 230 वोल्ट। ठीक है, ये कोई प्रतिरोध लगा दिया हमने। इसके दो सिरे हैं ए और बी। अब देखिए, ये वोल्टेज जब हमने इस पर आरोपित की है तो इसमें कुछ धारा प्रवाहित होगी जिसको हम बोल रहे हैं आई। क्या बोल रहे हैं? आई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, ये हमने धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक तार को। ये चालक तार है जिसका प्रतिरोध है आर, और उसको एसी सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ दिया है 230 वोल्ट के साथ। तो इसमें क्या बोला गया है ओम के नियम में? यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ताप, दाब, क्षेत्र, इनको नियत रखा जाए तो उस चालक तार में विभव का मान धारा के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? धारा के। तो इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है आर। तो V बराबर बन जाता है आई आर। आर जो होता है इसको समानुपाती स्थिरांक भी बोलते हैं, और आर जो होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध। क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब? प्रतिरोध होता है। क्लियर सभी को? तो यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि जो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं ओम का नियम। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? ओम का नियम। अब देखिए, अब V बराबर आई आर होता है, यानी कि समझिए, इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा, V बोले तो विभवांतर, वो I यानी कि धारा और R यानी कि प्रतिरोध, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। विभवांतर V बराबर क्या होगा? धारा और प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर। क्लियर सभी को? ठीक। अब ओम का जो नियम है वो इस यहाँ से एक समीकरण निकल के आई। अगर कभी आपको आई पूछा जाए तो आई बराबर क्या होगा? V बटे आर। आर पूछा जाएगा तो क्या होगा? आर बराबर V बटे आई। इसी समीकरण से हमने ये वाले दो फॉर्मूले निकाल लिए। यदि कभी आपको वोल्टेज दे रखा हो, प्रतिरोध दे रखा हो, तो आप धारा की गणना कर सकते हो। यदि वोल्टेज दे रखी हो, करंट दे रखा हो यानी कि धारा दे रखी हो, तो आप प्रतिरोध की गणना कर सकते हो। तो इस तरह से ये वाला ओम का नियम से 3 समीकरण बन गए। क्लियर? ये भी ओम का नियम आपने पढ़ लिया है। इस ओम के नियम को डीसी के साथ भी जोड़ा गया है, यानी कि डीसी परपथ, दिष्ट परपथ, इसमें भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ भी सेम समीकरण तो वही रहेगी डीसी परपथ में।
क्योंकि एसी परपथ में कई जगह पर आपको ओम के नियम की पालना नहीं होगी। और मैं बता देता हूँ कि ओम के नियम की पालना कहाँ नहीं होती है। कभी आपको किसी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं होगा कि ओम के नियम की पालना होती कहाँ नहीं है, वो समझ लीजिए आज। तो ओम के नियम की पालना कहाँ नहीं होती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ट्रांसफॉर्मर, तो वहाँ पर मैं समीकरण आपको निकाल के बताऊंगा। और उस समीकरण में जैसे कि के बराबर V2/V1, ऐसे समीकरण पढ़ोगे तो हमने तो पढ़ा था कि विभव का मान धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ तो पढ़ रहे हैं धारा का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ओम के नियम की पालना नहीं होती है। क्लियर सभी को? एसी परपथ में, ट्रांसफॉर्मर में ओम के नियम की पालना नहीं होती है। डीसी परपथ में ओम के नियम की पालना होती है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभी हम प्रतिरोध पढ़ रहे थे। प्रतिरोध में मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध में जो इकाई होती है वो ओम होती है। प्रतीक जो होता है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि यदि आपको श्रेणी परिपथ या समांतर परिपथ में प्रतिरोध से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे करोगे। जैसे कि कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, यदि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, कुछ भी दे दिया, ये सभी तीनों प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, या हम इसको बोल सकते हैं R1, R2, R3, ये तीनों प्रतिरोध को एक V वोल्ट के AC स्रोत या DC स्रोत जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके साथ यदि जोड़ा गया है, और यदि आपको दे दिया जाए V जो है 230 वोल्ट, अगर AC के साथ जोड़ा गया है तो V बराबर 230 वोल्ट इनके साथ जोड़ा गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। पूछ सकता है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, धारा I का मान क्या होगा, कुल प्रतिरोध R का मान क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि 2 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें विभवपात क्या होगा। या पूछ सकता है 4 ओम के प्रतिरोध में विभवपात क्या होगा। या पूछ सकता है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है। बाकी का आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि श्रेणी परपथ जो होता है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो ये वाली जो धारा है वो पूरे सभी तीनों के तीनों प्रतिरोध में एक समान प्रवाहित होगी। और इस तरह से अपना क्या बन जाएगा, बंद परिपथ। धारा किस में प्रवाहित होती है, बंद परिपथ में। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होगी। अगर मैं बोल दूँ कि इस वाले परिपथ को तोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, यहाँ से तोड़ दिया मैंने इसको, तो इसमें धारा का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। और धारा का मार्ग यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो जाएगी, धारा आके इस जगह पे, देखो इस जगह पे आके यहाँ से रुक जाएगी। यानी कि ये वाला मार्ग जो है वो बंद है, यानी कि ये वाला तार टूट गया है। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक धारा आ नहीं पाएगी। तो इसको बोलते हैं खुला परिपथ। क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। और खुला परिपथ में ये दोनों के क्वेश्चन बता देता हूँ, बंद परिपथ और खुला परिपथ। खुला परिपथ में धारा का मान 0 होता है। खुला परिपथ में धारा का मान क्या होता है, 0। लेकिन AC जब हम पढ़ेंगे, AC, तो विभव का मान खुला परिपथ में अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। वो मैं बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकली। बंद परिपथ में धारा का मान परिपथ के हिसाब से होगा, जो भी 2, 5 जो भी जितने भी वैल्यू आ सकती है, मतलब मैं अनंत नहीं बोलूँगा अभी, क्लियर, यानी कि 0 से ज़्यादा होगा बंद परिपथ में। जबकि बंद परिपथ, ध्यान रखिए, बंद परिपथ में धारा का मान होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। क्लियर। खुला परिपथ में धारा का मान
जीरो होगा और विभव का मान अनंत तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन जीरो से अधिक होगा, क्या होगा, जीरो से अधिक। बंद परिपथ में धारा का मान हमेशा जीरो से अधिक होगा और विभव का मान भी अधिक होगा, क्लियर। एक होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ। क्या होता है, लघु परिपथ के बारे में बात कर लेते हैं। लघु परिपथ क्या होता है, लघु परिपथ हम बोलते हैं जब यानी कि कोई भी दो तार एक दूसरे से टच हो गए, टच होके वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। देखिए अब हम क्या किसकी बात करेंगे, लघु परिपथ की। न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, बस थोड़ा ये पॉइंट आ गया था तो इसको कंप्लीट करा देता हूँ। लघु परिपथ बोलते हैं शॉर्ट सर्किट को, किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। यानी कि ये आपका परिपथ है, इसमें ये दोनों तार एक दूसरे से शॉर्ट हो गए कहीं पे भी। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है, तो शॉर्ट सर्किट में हमेशा ध्यान रखना है वोल्टेज का मान जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। वो मैं प्रैक्टिकली अभी आपको बताता हूँ कैसे जीरो होता है। जबकि धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत। क्या हो जाता है, अनंत। जैसे समझ लीजिए ये कोई वोल्टेज स्रोत है, यहाँ कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये मैंने बोल दिया डीसी। तो डीसी में क्या होता है, प्लस माइनस ऐसे पढ़ते हैं। इनको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमने माना ये वाला तार पॉजिटिव का है, ये वाला नेगेटिव का है, या ऐसे बोल सकते हैं ये वाला पूरा तार पॉजिटिव का है और ये वाला नेगेटिव का, थोड़ी देर समझने के लिए। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ +10 वोल्ट सपोज, तो यहाँ पर -10 वोल्ट। जब ये दोनों शॉर्ट हो गए यानी कि इन दोनों का विभव का मान समान है, एक प्लस का 10 एक माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो। नेट वोल्टेज यानी कि परिणामी विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, परिणामी विभव जीरो। इसीलिए शॉर्ट सर्किट में विभव का मान जीरो और धारा का मान क्या होता है, अनंत होता है, क्लियर। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। किस पे, न्यूमेरिकल पे। अपना जो न्यूमेरिकल है वो क्या है कि इस एक परिपथ दिया था, वो परिपथ पे हम आ जाते हैं। अपना परिपथ क्या था देखिए, एक बार थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेते हैं ना। ये वाला परिपथ 2 ओम 3 ओम 4 ओम, एक अलग से स्लाइड लेके आपको पूरा न्यूमेरिकल करा देता हूँ। 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, इन सभी को 230 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा गया है, ये मैंने ले लिया R1, ये R2 और ये R3, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। तो मैंने बताया था श्रेणी परिपथ में हमेशा धारा का मान पूरे परिपथ में जितने भी तत्व लगे हुए हैं, चाहे वो प्रतिरोध है चाहे प्रेरक तत्व है, श्रेणी क्रम में उन सब में धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान। तो हमें सबसे पहले पूछा जा सकता है कि श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आर इक्वलेंट निकालने का श्रेणी परिपथ का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। यानी कि आपको तीनों के तीनों प्रतिरोध को जोड़ देना है जब आपको श्रेणी में दिया गया है। तो 2 ओम + 3 ओम + 4 ओम सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 4 9। अपना आंसर आ जाएगा कि कुल प्रतिरोध यदि पूछा जाता है तो 9। यदि आपको पूछ लेता कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो धारा I बराबर होता है V/R, और V कितना दिया गया है 230 बटे R कितना है 9। 230 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 5 0, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगाया 0,
इस तरह से 25.5 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं, समांतर प्रतिरोध। यदि कि हमें परिपथ में क्या दिए गए, समांतर प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन दिया गया है। समांतर संयोजन, अगर समांतर संयोजन दिया गया है, जैसे कि मैं बोलूं ये वोल्टेज सोर्स है 230 वोल्ट का, ये प्रतिरोध दिया गया है, कोई भी ले लो, मैं बोल देता हूँ कि 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो पहले आपको पूछ सकता हूँ कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा पूछ सकता हूँ कि प्रवाहित धारा क्या होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रवाहित धारा जो होगी वो सभी में अलग होगी। क्यों कि यहाँ से जो धारा गई, जब सोर्स से जब धारा निकलेगी, ये आई, क्या निकलेगी, आई। अब आगे जाके क्या होगा, ये धारा बढ़ जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई जो होगी वो इधर जाके बढ़ गई यहाँ पे, और इधर भी चली गई, फिर इधर आके यहाँ भी चली गई, यहाँ भी चली गई। यानी कि जब धारा बढ़ जाती है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, तो धारा का मान एक समान नहीं होता है। तो वो परिपथ होता है अपना समांतर परिपथ। एक समान नहीं होगा धारा का मान, तो वो परिपथ कौन सा होगा, समांतर। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे कुल प्रतिरोध यदि निकालेंगे, 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इसको मैं ले लेता हूँ R1 R2 R3। तो यह R1 R2 R3। 1/R इक्वलेंट क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आया, 4, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/4। लेकिन जब हम आर इक्वलेंट यानी ये निकालेंगे आर इक्वलेंट, तो ये उल्टा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4/3। यानी कि इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान कितना आया, 4/3 ओम। अगर पूछता है कि इस परिपथ की कुल धारा क्या होगी, यानी कि आई पूछेगा, तो आई तो हम सीधा निकाल देंगे, आई बराबर होगा V/R, और भी हमें दिया गया 230, और R कितना है, 4/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 230 इंटू 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे और कुल धारा आ जाएगी। अब अगर आपको ये वाली धारा पूछता कि इस वाले प्रतिरोध में कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए। इसमें तो मैंने आपको तीनों प्रतिरोध कैसे दिए गए, एक समान दिए हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तीनों प्रतिरोध कैसे दिए गए इस वाले परिपथ में, एक समान दिए गए। तो इसका मतलब तीनों भले ही समांतर में हैं, तीनों में अवरोध भी समान होगा, और अवरोध समान होगा तो तीनों में प्रवाहित धारा भी क्या होगी, तीनों में प्रवाहित धारा क्या होगी, एक समान। कैसे, हमारा करंट कितना आया था, आई बराबर V/R, तो 230 बटे ये किया था तो 3/4, ये कुल धारा आई थी। ये कुल धारा जो है 3 मार्गों में बट गई इस तरह से, 1 2 3। इसका मतलब कितने का भाग हो जाएगा, 3 का। 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 230/4। यानी कि जो भी करंट आएगा, इसका जो मान आएगा, वही सेम करंट इन तीनों प्रतिरोध में होके प्रवाहित होगा। क्लियर। तो आज हमने श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और प्रतिरोध से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो बता दिए। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ बेसिक, कि अगर पूछ लिया जाए कि श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या होगा। श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान
न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होगा, न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कुल प्रतिरोध का मान हमेशा श्रेणी परपथ में ज़्यादा रहता है। कोई से भी प्रतिरोध जो उसमें जुड़ा हुआ है उन सब के योग, सबका सीधा सीधा योग होता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, अधिक। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, समांतर परपथ में कुल प्रतिरोध का मान, समांतर परपथ में कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम प्रतिरोध यानी उस परपथ में लगे हुए अधिकतम प्रतिरोध से क्या होगा, अधिकतम प्रतिरोध से क्या होगा। तो इसका मान, ये जो अधिकतम प्रतिरोध है इससे क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। दोनों के आंसर अलग अलग हैं। अगर श्रेणी परपथ में पूछता है कि कुल प्रतिरोध का मान उसके न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होगा, तो न्यूनतम प्रतिरोध से अधिक होगा। समांतर परपथ में यदि पूछता है कि कुल प्रतिरोध का मान उसके अधिकतम प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर समांतर परपथ के क्वेश्चन में अगर ये अधिकतम प्रतिरोध ना देके न्यूनतम प्रतिरोध बोल देता कि न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होगा, तो अपना आंसर होगा अधिक होगा। ये समांतर परपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो उसके न्यूनतम प्रतिरोध से तो अधिक, जबकि अधिकतम प्रतिरोध से कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो आज आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए मैंने आपके टाइम निकाल के मटेरियल कराया है। अभी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो क्वेश्चन करना आप ना भूलिए। क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जिससे कि मैं आपको स्टडी मटेरियल इस चैनल पर टेक्निकल का बेहद आसान ढंग से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले, ये मेरा दावा है। अभी तक करा चुका हूँ और आगे भी आपको कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।